हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। चलिए आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। तो दोस्तों, सिंगापुर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। यानी उसका कहना यह है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी नहीं कर सकता है। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कह दिया था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि इसकी कॉस्ट बहुत आ रही है, इसके कारण वो इन गेम्स की मेजबानी नहीं कर सकता है। मलेशिया भी इन गेम्स के लिए इनकार कर चुका है। तो दोस्तों, अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एक नई आफत खड़ी हो गई है कि इन गेम्स को कौन सा देश आयोजित करवाएगा। तो जैसे ही कोई खबर आती है कि कौन सा देश आयोजित करवाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को, वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। कैपिटल इसकी सिंगापुर है और प्रेसिडेंट हैं थरमन सनमुगरत्नम। यह भारतीय मूल के हैं। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अच्छा, ये बात हुई 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की। 2022 में कॉमनवेल्थ कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए गए थे। यानी कि लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे वो बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। 2010 में आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों, चलिए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1930 में। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं किए गए थे क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दोस्तों, भारत ने 1934 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिताएं भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन बीजिंग चाइना में किया जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। समर ओलंपिक की बात करें तो 2024 में जो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे और 2032 में ब्रिस्बेन में इनका आयोजन किया जाएगा। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन मिलान और कॉर्टिना इटली में किया जाएगा। यानी कि इटली देश में 2026 के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक यानी समर यूथ ओलंपिक की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन डकार सेनेगल में किया जाएगा। एशियन गेम्स की बात करें तो 2026 में आईची नागोया जापान में इनका आयोजन किया जाएगा। 2030 में दोहा कतर में और 2034 में रियाद सऊदी अरब में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। और क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2027 में इसका आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। T20 विश्व कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। तो ये हैं आने वाली खेल प्रतियोगिताएं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और जैसे ही चैनल मिलता है तो उसमें आप ऐड हो जाइएगा, आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, साइंस की ई बुक, जियोग्राफी की ई बुक और जितनी भी और इम्पोर्टेंट ई बुक हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। और ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी। तो इन सभी को प्राप्त जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में बाडा ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने ये कहा है कि 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि ये डोपिंग क्या होता है? तो जब कोई खिलाड़ी ऐसी प्रतिबंधित दवाएं लेता है जो उसके खेल की क्षमता को बढ़ा देती हैं तो इसे डोपिंग कहा जाता है। यानी कि कोई खिलाड़ी ऐसी दवा ले ले जिससे उसका खेल प्रदर्शन बढ़ जाए तो इस क्रिया को हम डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग को रोकने के लिए ही एक संस्था बनाई गई है पूरे विश्व स्तर पर, उसे हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी बाडा बोलते हैं। तो बाडा ने यह कहा है कि 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत में आए हैं। तो 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने के बाद 100 से अधिक डोपिंग के मामले भारत में आए हैं, तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रूस को बताया गया है। रूस में ये कहा गया है कि 85 यहां पर डोपिंग के मामले आए हैं और 84 मामले अमेरिका में आए हैं। तो अमेरिका तीसरे स्थान पर है, यानी डोपिंग के सबसे अधिक मामले यानी 100 से अधिक मामले इंडिया में, फिर रसिया में और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बाडा की यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो इसे 1999 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल में एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं यानी डोप के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना, यानी डोपिंग के खिलाफ लड़ना। दोस्तों इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विटोल्ड बैकाक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक रिपोर्ट की बात आई थी, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया था IQ ईयर के द्वारा। तो उसमें यह कहा गया कि सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय और सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। दोस्तों अभी हाल ही में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया गया था। इसमें भारत 108वें स्थान पर रहा है, डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2024 को भी जारी किया गया था, तो उसमें भारत 41वें और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों विश्वेश्वर राव एक एक्टर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा कि उनका निधन कैंसर के कारण हुआ है। उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की है। इसके अलावा कुछ टीवी सीरियल्स में भी वो नजर आए थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों गजल गायक पंकज उधास का कुछ समय पहले निधन हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का भी कुछ समय पहले निधन हुआ है। एक्टर ऋतुराज सिंह, जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का भी निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ है। रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का निधन हुआ है। SC के वरिष्ठ वकील यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली S नरीमन का निधन हुआ है। एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का भी निधन हुआ है। इतिहासकार R चंपक लक्ष्मी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान और तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये सभी निधन आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राकेश मोहन को। तो भारत के राकेश मोहन को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। जब विश्व स्तर पर इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जरूर बनाती हैं। तो इस नियुक्ति को आप जरूर नोट करिएगा। तो विश्व बैंक समूह ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि राकेश मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। बात आ रही है यहाँ पर विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके मेंबर हैं 189 यानी कि 189 इसके मेंबर हैं। संस्थापक कौन है? जॉन मैनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। तो ये है विश्व बैंक के संस्थापक।
और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। सैफाली शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है। अतुल मेहरा को एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के सीईओ बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड को, यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को अभी हाल ही में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। सीआईडीसी का मतलब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अभी हाल ही में विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 SJVN लिमिटेड को प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है और SJVN की स्थापना 24 मई 1988 को की गई थी और इसकी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? गीता कपूर। दोस्तों SJVN का काम क्या होता है? तो SJVN का काम होता है जल से विद्युत बनाना। ठीक है, जल से विद्युत बनाने वाली एक कंपनी है जिसे हम SJVN के नाम से जानते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार अभी हाल ही में जेम्स बायस और बीना अग्रवाल को प्रदान किया गया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान किया गया है भूटान की सरकार के द्वारा। प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, इसके अलावा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 नीदरलैंड में प्रदान किया गया है। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 दिया गया है। आपको याद रखना है कि इस साल यानी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मॉरिशस की यात्रा की थी। तो मॉरिशस में उन्हें डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत 2025 तक दूसरे देशों से यूरिया को मंगाना बंद कर देगा, क्योंकि भारत में ही इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि भारत दूसरे देशों पर अब निर्भर नहीं रहे। दोस्तों अगर हम हाल ही के वर्षों की बात करें तो 2022-23 में यूरिया का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 284.95 लाख टन। 2022-23 में यूरिया का कुल आयात हुआ है, यानी कि हमने विदेशों से मंगवाया है 75.8 लाख टन, जो कि घरेलू मांग का 30% था, यानी 30% मांग को हमने दूसरे देशों से पूरा किया है यूरिया। दोस्तों भारत में यूरिया कहाँ से आती है? ज्यादातर तो वो ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से आती है। तो इन देशों पर हम निर्भर हैं यूरिया के आयात के लिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा बनाई जाती है। नैनो यूरिया क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, एक यूरिया होती है इस प्रकार से, दानेदार यूरिया होती है, ठीक है। एक यूरिया होती है इस प्रकार से जो एक डिब्बी में बंद होती है। तो जो डिब्बी में बंद होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे हम नैनो यूरिया बोलते हैं। तो नैनो यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है भारत में? इफ्को के द्वारा। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में इफ्को का फुल फॉर्म बताना है। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। पीएम मोदी ने राजस्थान में 2023 में यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की थी। दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया संयंत्रों को स्थापित किया गया है।
झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को सेना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और इसे बनाया किसने है? तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं, इसके अलावा रडार नेटवर्क भी लगा हुआ है। तो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइलों का जैसे ही ये पता लगाएगा वैसे ही ये अलर्ट जारी करेगा और फिर जैसे ही अलर्ट जारी होगा उस विमान या मिसाइल पर हमला कर दिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और आपको याद रखना है कि सिस्टम के द्वारा थल सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायाधीश नजमी वजीरी को। तो न्यायाधीश नजमी वजीरी या जस्टिस नजमी वजीरी को अभी हाल ही में दिल्ली में वनों की सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष चुना गया है। आपको याद रखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं नजमी वजीरी और उन्हें दिल्ली के ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है। ग्रीन जज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जो पर्यावरण के हित में रहे हैं, इसलिए उन्हें ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में वनों की बात करें तो दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल वन क्षेत्र जो दर्ज किया गया है वो किया गया है 85 वर्ग किलोमीटर का, जो कि काफी कम एरिया है वनों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दुनिया भर के यंग ग्लोबल लीडर्स की एक लिस्ट जारी की गई है। तो इस लिस्ट में 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका अभी 20वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया है। और ये जो यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है इसमें पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लीडर्स हैं, बिजनेस से और सिविल सोसाइटी, आर्ट एंड एजुकेशन से जुड़े हुए युवा हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। तो ये लिस्ट अभी हाल ही में WEF के द्वारा जारी की गई है और इसमें 90 यंग लीडर्स को शामिल किया गया है। तो इस सूची में 5 भारतीय कौन कौन हैं? तो पहला नाम है भूमि पेडनेकर का, दूसरा नाम है अद्वैत नायर का, तीसरा नाम है अर्जुन भरतिया का, चौथा नाम है प्रिया अग्रवाल हेब्बार का और 5वां नाम है शरद विवेक सागर का। तो इन 5 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करिएगा। भूमि पेडनेकर की बात करें तो वो भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं और अद्वैत नायर नायका फैशन के CEO हैं। इसके अलावा अर्जुन भरतिया जुबिलैंट ग्रुप के निदेशक हैं। प्रिया अग्रवाल हेब्बार वेदांता लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। शरद विवेक सागर की बात करें तो वो डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक और CEO हैं। दोस्तों WEF के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना इसकी 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिकायत निवारण प्रणाली यानी स्कोर्स 2.0 का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सेबी। तो अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, उसके द्वारा सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर 2.0 का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है इसका काम होगा निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना, यानी कि जो निवेशक होते हैं उनकी जो शिकायतें होती हैं उनका समाधान करने के लिए स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं सेबी की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है सेबी का काम होता है जो निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना। दोस्तों अब हम कुछ ऐसे दिवस डिस्कस करेंगे जो इस वीक में हम अपने करंट अफेयर्स में ऐड नहीं कर पाए हैं। तो आर्मी मेडिकल कोर ने अभी हाल ही में 260वां स्थापना दिवस मनाया है 3 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है आर्मी मेडिकल कोर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। इसके अलावा आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में 4 अप्रैल को इंटरनेशनल कैरेट्स डे भी मनाया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस भी मनाया गया है। तो गाजर के महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। माई CGHS iOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी को कहां लॉन्च किया है? मुंबई में। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। पेप्सको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। इसके अलावा एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया है? NHAI ने। वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश के नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख महोत्सव और त्योहार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परिपली गज मेला किस राज्य में लगता है? केरल में। विशु उत्सव मनाया जाता है केरल में, और ये मलयालम नया साल होता है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार, उड़ीसा में धनु यात्रा और उड़ीसा में ही नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। असम में अंबुबाची मेला, गुजरात में उत्तरायण और जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।